एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट 2021 6 to 8 फाइन। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सभी प्राणियों में पाई जाती है। यह प्रवृत्ति जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो मूल प्रवृत्ति मीन्स क्या होता है, जो हमें जन्मजात मिलती हैं। जैसे कि हम जनरली कहते क्या हैं कि जब भी किसी बालक को देखते हैं तो हम सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या जो मेन मूल प्रवृत्तियों ने जैसा वो बिहेव करता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी वस्तु परिस्थिति को लेकर। जब हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा एक कप में पानी लेता है और उसमें बिस्किट्स डुबा कर खाता है, तो इस तरह से हम जब उस बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि इस बच्चे का पुनः जन्म हुआ, यह उसका ही प्रतिरूप है, उसकी ही आत्मा लौटकर वापस आ गई, ऐसा हम कहते हैं और ऐसा माना भी जाता है हिंदू धर्म में। तो कुछ ये जो मूल प्रवृत्तियाँ होती, जो जिन चीज़ों को हमने किसी और व्यक्ति में नोटिस किया होता है और कोई नया बच्चा आकर उन्हीं चीज़ों को पुनः दोहराता है, पुनः से सम्मिलित करके पुनः दोहराता है, तो हम कहते हैं कि यह सारी मूल प्रवृत्तियाँ उसी बच्चे का पुनः जन्म हो गया है, उसी बालक या उसी आत्मा का पुनः जन्म हो गया। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने या उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या कम से कम इस प्रकार की क्रिया या के आवेग को अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। तो हम जानते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। जैसा कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात इसलिए होती हैं क्योंकि कुछ न कुछ बच्चा अपने साथ लेकर आता है, जो उसकी हैबिट्स होती हैं, जैसा वह व्यवहार बिहेवियर कर रहा है। तो ये सब फीचर्स हमने पहले भी कहीं और देखे होते हैं और लोगों में देखे होते हैं। तो जब हम उन्हीं प्रवृत्तियों को उस स्पेसिफिक बालक में देखते हैं तो हम कहते हैं कि इस बालक का, इस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है और ये सारी प्रवृत्तियाँ उस व्यक्ति में भी पाई जाती थी जो अभी अभी रिसेंट पास्ट में मृत हुआ है। तो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं, हिंदू धर्म में कुछ इस तरह का माना था। उसी तरह से मैकडूगल जी ने बताया कि मूल प्रवृत्तियाँ वो होती हैं जो व्यक्ति अपना जन्मजात या परंपरागत रूप से लेकर आता है। मनोशारीरिक प्रवृत्ति जो प्राणी किसी निश्चित वर्ग की वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष प्रकार का ढंग या कम से कम इस प्रकार की क्रिया के आवेग को अनुभव करता है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। देखिए लिखा है कि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती हैं। मतलब कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियाँ हर प्राणी में होती हैं जो उनको औरों से डिफरेंशिएट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं सबके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पाए जाते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ आदत से भिन्न होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो आदत से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होंगी, जो व्यक्ति की पहले से ही मनस्थिति होगी, जन्मजात प्रवृत्तियाँ होंगी और परंपरागत रूप से वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन उसके अंदर जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वो उसकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये नष्ट नहीं होती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो मैकडूगल के अनुसार दी गई विशेषता समानता प्रदर्शित करती है, अतः विकल्प सी सही है। तो सी, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल। तो ये प्रवृत्तियाँ इनबॉर्न होती हैं और नेचुरल होती हैं। हर प्राणी में ये इनबॉर्न होती हैं और नेचुरल होती हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी education for children between age group of 6 to 14 has been included in Indian Constitution 6 to 14। तो
यह जो व्यवस्था है 6 से 14 वर्ष के बालक को मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करना, यह संविधान के अनुसार हमें ऐसा अधिकार मिला है। तो यह अधिकार हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में 21A में आता है। भारतीय संविधान में हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 21A में शामिल किया। 21A के अनुसार अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अनुसार 86 जो हमारा संविधान संशोधन है उसके द्वारा 2002 ईयर में यह जोड़ा गया था संशोधन करके। 86 अमेंडमेंट है ये संविधान में संशोधन करके 21A आर्टिकल के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी गई थी। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के द्वारा हमें लीगल राइट्स मिले हुए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता को दर्शाता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था और देखरेख शिक्षा का उपबंध दर्शाता है। 21 तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। शरीर रचना दृष्टिकोण से क्रेशर ने 1925 में व्यक्तित्व को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? लंबकाय, एस्थेनिक। इस प्रकार के व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। लंबकाय व्यक्ति को कृशकाय भी कहा जाता है। इनका सिर लंबा, भुजाएं पतली, सीना छोटा, हाथ पैर पतले व लंबे होते हैं। ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। सुडौलकाय, एथलेटिक। इस प्रकार के व्यक्ति हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होते हैं। इनका सीना चौड़ा, उभरी हुई मजबूत भुजाएं। ये दूसरों से इच्छा अनुसार समायोजन कर लेते हैं। सुडौलकाय व्यक्ति को पुष्टकाय व्यक्ति भी कहा जाता है। तो क्रिस्मर ने यह सिद्धांत दिया है। सुडौलकाय हो गया गोलकाय। इस प्रकार के व्यक्ति कद में नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, गोल और चर्बी वाले होते हैं। ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं। गोलकाय व्यक्तियों को स्थूलकाय व्यक्ति भी कहा जाता है, चूँकि ये सही प्रकार के क्रिस्मर ने वर्गित किए हैं। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं क्रिस्मर, इन्होंने इस तरह की आकारों को मनुष्यों के लिए वर्गीकृत किया है कि लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय। पर्पस ऑफ टीईटी का पर्पस क्या है, क्या मेजर करना है? तो टीईटी का पर्पस देख लेते हैं क्या है। टीईटी का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना है। अभिक्षमता, अभियोग्यता किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति के किए गए कार्यों कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता अथवा भावी सफलता के अनुमान को इंगित करता है। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अभिक्षमता को मापन करने के लिए प्रयोग की जाती है। टेक्सलर के अनुसार अभिक्षमता व्यक्ति में विद्यमान कोई भी दशा, गुण एवं गुणों का समुच्चय होता है जो किसी ज्ञान बोध कौशल के सम्मोहन की उस सीमा का द्योतक होता है जिसे उस व्यक्ति की उचित प्रशिक्षण में प्राप्त करने के योग्य हो। टीईटी शिक्षक पात्रता, यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण, चिकित्सीय अभिक्षमता परीक्षण आदि इस प्रकार के परीक्षण के उदाहरण हैं। संघनन सिद्धांत स्मृति के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके की व्याख्यायित करता है कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित होती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती हैं। देखते हैं शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि क्या है? EQ शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु इंटू 100। EA
शैक्षिक आयु को ES है एजुकेशनल एज। दैहिक आयु करंट एज, एजुकेशनल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सीरियल बर्ट ने दी है। देखें, सीरियल बर्ट ने दी है या तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सीरियल बर्ट ने दी है। बर्ट के अनुसार जिस बालक की शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम है उसे पिछड़ा बालक माना जाता है। अतः बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति को प्राप्त करके प्रस्तुत के अलावा प्रायः शैक्षिक उपलब्धि अर्थात EQ के द्वारा व्यक्त करते हैं। शैक्षिक आयु अपॉन दैहिक आयु, एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इज इक्वल टू शैक्षिक उपलब्धि EQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट कैसा होता है जो, और गुड टेस्ट से डिफरेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट। कौन कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो देख लेते हैं। अभिक्षमता किसी एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। डगलस एवं हालैंड के अनुसार उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण में आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षण उत्तम तभी माना जाता है जब उसमें वैधता होती है। वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, सरलता जैसी विशेषताएं शामिल हों। जबकि अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता है। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं आता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत संबंधित नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जिसके प्रतिपादन में मनोवैज्ञानिक सोरेनसन है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रत्यागमन का नियम यह कहता है कि संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। बल्कि और नियमों में हम लोगों ने देखा है कि हमें वंशानुक्रम के तहत या आनुवांशिकता के तहत जो नियम लागू होते हैं उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें क्वालिटीज़ हैं या जो भी वंशानुक्रम के गुण हैं वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं विरासत में। अभी हमने अर्लियर भी इसमें पढ़ा कि मूल प्रवृत्तियां हमें वंशानुगत या परंपरागत या जन्मजात मिलती हैं, जबकि यह नियम इसके विपरीत है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है जिसके प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक सोरेसन है। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। सोरेनसन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की कम प्रतिभाशाली संतान होने की प्रवृत्ति होती है और निम्न कोटि के माता पिता की कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन की होती है। तो यह नियम क्या कहता है कि निम्न कोटि के जो माता पिता होते हैं उनकी संतान उच्च कोटि की होती है। तो ये प्रत्यागमन का नियम है, सोरेनसन ने दिया है। प्रत्यागमन का यह सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियों को बताता है। जैसे कि संतान में माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। और जबकि द्वितत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है, एक तत्व का सिद्धांत बिने ने दिया है। बिने और टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है। एक तत्व का सिद्धांत बिने ने दिया, टर्मन ने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया है। जबकि द्वितत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है और एक तत्व का सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया है। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाई ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं जो प्रत्यागमन के सिद्धांत से भिन्न हैं। ये जो अभी हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े ये बुद्धि के सिद्धांत हैं, प्रत्यागमन के सिद्धांत से ये भिन्न पाए जाते हैं। और बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। फाइन, थैंक यू।